नेशन यू में सबसे पहले बात, आइए आपको दिखाते हैं काले कोट वालों की सरेआम गुंडागर्दी। तस्वीरें अमृतसर से आई हैं। इस झगड़े की वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए कैसे ये वकील इस शख्स पर टूट पड़े। ये शख्स जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं। कभी थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं तो कभी लातों से उसकी पिटाई की जा रही है। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसे इतनी बेदर्दी से ये वकील क्यों पीट रहे हैं। अब जरा इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल अमृतसर के कचहरी चौक पर वकील अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि तभी ये राहगीर उधर से गुजर रहा था। वो वकीलों से जाने का रास्ता मांग रहा था, लेकिन वकील इसके लिए तैयार नहीं हुए। वकीलों का आरोप है कि इसके बाद ये राहगीर गाली देने लगा, जिस पर बात और बढ़ गई। बहरहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन वाकया वकीलों की हरकतों पर सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर बीएसएफ के एक जवान का वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा, क्योंकि जवान ने जिस तरह के खाने का जिक्र वीडियो में किया है वो वाकई सरहद की निगरानी करने वालों के साथ किसी मजाक से कम नहीं। केंद्र सरकार सख्त है तो दूसरी ओर बीएसएफ भी जांच करवाने में जुट गई है। जले हुए पराठे, बिना छौंक की दाल और ढेरों सवाल, क्योंकि ये उन जवानों का खाना बताया जा रहा है जो देश की सरहद की निगहबानी में जुटे हैं। वीडियो को पोस्ट करने वाला खुद बीएसएफ का एक जवान है। एक के बाद एक 3 वीडियो के जरिए तेज बहादुर ने हड़कंप मचा दिया। सबसे पहले सुनिए तेज बहादुर की जुबानी नाश्ते की कहानी। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29 वाहिन 29 BSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? ना प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। ये दाल में जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर तेज बहादुर ने बिना छौंक वाली दाल दिखाई तो संग्राम का तड़का लग गया। सवाल उठने लगे कि क्या वाकई देश के जाबाजों को घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है। जरा आप भी देखिए तेज बहादुर ने किस तरह के खाने का जिक्र अपने वीडियो में किया है। ये सब की ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक नहीं। कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखिए आप। ये अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक बीएसएफ का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? मैं चाहता हूँ। वीडियो में तेज बहादुर यादव ने अपने दर्द का ठीकरा आला अधिकारियों पर फोड़ा। आरोप लगाया कि सरकार की ओर से राशन मुहैया कराने के बावजूद अधिकारी उन्हें बेहतर खाना नहीं देते। मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। वीडियो में कही गई बातें कितनी सच हैं पता नहीं। वीडियो की सच्चाई क्या है ये भी जांच का विषय है, लेकिन मामला देश के वीर जवानों से जुड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार भी सजग है और बीएसएफ भी सतर्क, और सारा देश टकटकी लगाए जांच का इंतजार कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरे देश की मीडिया को तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ही जय जवान जय किसान का नारा दे चुके हैं, लिहाजा इस जवान का दर्द उन तक पहुंचा है। अब इस पे क्या कुछ निकल कर आएगा इसका सिर्फ इंतजार है। तेज बहादुर यादव के वीडियो पर जांच शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तलब की और अब बीएसएफ ने शुरुआती रिपोर्ट भी भेज दी है। सवाल तेज बहादुर के सर्विस रिकॉर्ड और मानसिक हालत को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं, पर अहम मसला जवानों को दी जा रही खुराक है, एक व्यक्ति विशेष नहीं, और इसलिए जांच की आंच कहीं ज्यादा तेज होनी चाहिए। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। क्या जवानों को घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है? क्या डिफेंस बजट का जो हिस्सा जवानों के खान पान के लिए है उसमें कोई गड़बड़ झाला है, या फिर ये सनसनी पैदा करने की कवायद भर है? सोशल मीडिया पर जवान के वीडियो ने बवाल बढ़ा दिया है।
तेज बहादुर यादव ने आला अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी ओर खुद तेज बहादुर पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। बीएसएफ के मुताबिक अनुशासनहीनता के आरोप में तेज बहादुर यादव पर कार्रवाई हो चुकी है। उन्हें 4 बार सजा दी जा चुकी है। 2010 में उनका कोर्ट मार्शल किया जाना था, लेकिन परिवार का ख्याल कर उसे बर्खास्त नहीं किया गया। हालांकि तेज बहादुर के वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी मंजूर हो चुकी है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। इन सभी चीजों के कारण इसको कोई अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है और वो इसकी फ्रस्ट्रेशन का एक कारण हो सकता है। उसके लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर ब्रिगेडियर सेक्टर हेडक्वार्टर जूरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। इसके ऊपर फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है, और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है। मैं चाहता हूं कि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर तेज बहादुर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे कर रहा था। लेकिन मामला तेज बहादुर की ड्यूटी भर का नहीं, देश के जवानों से जुड़ा है। इसलिए सियासत का संग्राम भी तेज हो रहा है। बड़े पैमाने पर डिफेंस कैंटीन के बजट के ऊपर या फिर बीएसएफ के कैंटीन के बजट के ऊपर खर्च होता है, और इन खर्चों की अक्सर सीएजी ने एक लिमिट के अंदर, एक मर्यादा के तहत फाइंडिंग की है, छानबीन की है। उस छानबीन के बावजूद अगर उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये बीएसएफ के और जो अनुशासन के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से शायद ना हो, पर ये असल मुद्दा ये है कि इस तरह का खाना, इस तरह घटिया खाना कैसे हमारे जवानों को दिया जा रहा है। सियासत के सवाल अपनी जगह हैं, तो दूसरी ओर बीएसएफ ने भी जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ का कहना है कि जो खाना अफसर खाते हैं वही जवानों को भी मिलता है। बीएसएफ ने जांच की शुरुआती रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। आईजी स्तर के अधिकारी को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तेज बहादुर को दूसरी यूनिट में भेज दिया गया है, जबकि मेस कमांडर को भी छुट्टी पर भेजा गया है। जाहिर है मामला संगीन है, और अगर तेज बहादुर के दावों में जरा भी सच्चाई हुई तो यकीनन ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाला होगा। टीम न्यूज़ नेशन। सरकार जवानों के राशन पानी के लिए करोड़ों खर्च करती है। सवाल है जो सरकार खर्च करती है वो जवानों तक पहुंचता है या नहीं, और अगर ये जवान की बात सच है तो इसमें जवाबदेही किसकी बनती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बीकानेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ इलाकों में करीब 800 काश्तकारों के खातों में 200 करोड़ की राशि जमा हुई है। 200 करोड़ की। आयकर विभाग के हाथ लगे दस्तावेजों के बाद अब इस पर जांच की जा रही है, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा दरअसल ये 200 करोड़ आया कहां से। राजस्थान के बीकानेर में आयकर विभाग को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसने आईटी विभाग को सकते में डाल दिया है। यहां 3 जिलों के किसानों के खातों में करोड़ों की रकम जमा हो गई है। ऐसे सैकड़ों खाते हैं जिन पर आयकर विभाग की टेढ़ी नजर पड़ी। किसानों के कुल 800 खातों में 200 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। शुरुआती जांच के आधार पर आयकर विभाग ने खुलासा किया है कि 15 बीघा जमीन की फसल पर 25 लाख रुपए जमा कराए गए। 5 लाख रुपए में जमीन बेचने पर 5 गुना ज्यादा रकम जमा हुई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये कि ज्यादातर खाता धारकों के पास पैन कार्ड तक नहीं है। पूरा मामला सामने आने के बाद हरकत में आए आईटी विभाग ने 3 टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है, जहां खरीदार और बेचने वाले दोनों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। हालांकि अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद आईटी विभाग अब सख्त रुख अख्तियार करने के मूड में है। इन 800 खातों को पूरी तरह खंगाला जाएगा और जनवरी महीने के अंत तक रिपोर्ट पेश की जाएगी। आयकर विभाग के इस छानबीन में कई बड़े अधिकारियों, आरतियों और जमीन के सौदागरों की भी पोल खुलने के आसार हैं। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर है ये सरकार के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि अब तक सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, सिस्टम में नोटबंदी के बाद
कितना काला धन आया। बहरहाल अब बात करते हैं बिहार के हाजीपुर की। यहां एक हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत से लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि लड़की गैंगरेप की शिकार हुई है। शव के साथ लोगों ने छात्रावास पर पथराव किया और हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी एक विधायक जी का सवालिया अंदाज। जिस तरह विधायक जी हॉस्टल की लड़कियों से सवाल पूछ रहे थे, शायद ही कोई पूछेगा। बलट कहाँ से आए? तुम पढ़ी लिखी लड़की, इतनी तो समझदारी तुम्हारी है। 7th 8th की लड़की हो। कौन कहेगा जनाब माननीय है, खुद ही वकील हैं और खुद ही जज। पूरा वाकया बताएं उससे पहले जरा इनका तारुफ जान लीजिए। ये केनारी से आरएलएसपी विधायक ललन पासवान है। हाजीपुर के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई तो ललन पासवान लड़कियों को दिलासा देने हॉस्टल पहुंच गए। ललन पासवान को लगता है कि मामला गैंगरेप का है, इसलिए वो खुद ही तफ्तीश में जुट गए। लड़कियों से सवाल पूछने लगे। बहुत सारा बताओ, ऐसा लगता है कि उसको कोई मतलब जबरदस्ती उसमें हटाया गया। नहीं हट सकती है ऐसे। हम लोग उसको उठाए और पूरा मतलब उसके साथ गलत हुआ। यकीन के साथ हम कैसे कर सकते हैं? ब्लड कहाँ से आया? ब्लड मतलब शरीर से। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। मुँह से भी था। और मेरी बात सुनो, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। इतनी तो समझदारी तुम्हारी है। 7th 8th की लड़की हो। 8th की लड़की हो। तो समझदारी है इतनी, उसके साथ गलत हुआ था इसका। ललन पासवान इसी अंदाज में मासूम से बात करते रहे। वो शर्माती रही, कहने में सकुचाती रही, लेकिन विधायक जी कहाँ मानने वाले थे। मानो दूध का दूध, पानी का पानी अभी ही कर देंगे। उनकी पूरी बातचीत तो हम आपको सुना भी नहीं सकते, लेकिन विधायक जी को जैसे मर्यादाओं का ख्याल ही नहीं था। लड़कियों से उनकी पूछताछ खत्म हो गई तो मीडिया के सामने आकर बेतुके दावे करने लगे। हमको अगर मौका मिले सबसे बार-बारी से बात करने तो अपराधी पकड़ा जाएगा। अपराधी पकड़ाएगा किसे? दुनिया में कोई लादेन पकड़ा गया, अपराधी कैसे नहीं पकड़ाएगा? ललन पासवान को शायद अपनी संवेदनहीनता का इल्म तक नहीं, लेकिन उनके बयान ने सियासत में उनके साथ ही बीजेपी वालों को भी हैरत में डाल दिया है। ये मामले बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मामले हैं। एक तो इतनी बड़ी घटना हुई, उसके कारण बाकी सारी बच्चियां ट्रॉमेटाइज्ड होंगी। जो मर गई छात्रा वो तो चली गई, उसने जो भोगा वो उसके साथ गया, लेकिन उसका जो प्रभाव बाकी बच्चियों पर पड़ा है और छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनसे अगर कोई हम संवेदनहीन होकर कोई सवाल करते हैं या कोई बयान ऐसे देते हैं तो वो बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हाजीपुर के इस हॉस्टल में पहले ही छात्रा की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ था। परिवार वाले रो रो कर बेहाल हैं, लेकिन ललन पासवान की हरकत ने तो मानो इन जख्मों पर नमक ही रगड़ दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको बता देते हैं कि समाजवादी दंगल का अपडेट आज क्या है। 90 मिनट की मुलाकात, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। समाजवादियों को बीच सुलह की किरण दिखती जरूर है, लेकिन सुलह हो नहीं पाती। मुलायम ने अखिलेश को सीएम कैंडिडेट कहा तो लगा कि एक बार फिर पिता पुत्र साथ आ जाएंगे, लेकिन फिर अखिलेश अपनी जिद पर अड़ गए और मुलायम अपनी बात पर। और पिछले 10 दिन में सुलह की 8वीं कोशिश भी नाकाम हो गई। 10 दिन 8 बार मुलाकात, लेकिन अभी भी नहीं बनी बात। पिता पुत्र में कैसे होगा समझौता? सुलह के लिए 31 दिसंबर के बाद मुलायम और अखिलेश लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 8 बार सुलह की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। सूत्रों के मुताबिक कुछ शर्तें हैं जिस पर दोनों नेता झुकने को तैयार नहीं हैं। बताया जा रहा है कि मुलायम ने अखिलेश के सामने 4 मुद्दे उठाए हैं। मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने अखिलेश को सिंबल को लेकर दायर की गई दावेदारी को वापस लेने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राम गोपाल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकालने को भी कहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट होना चाहते हैं। अखिलेश चाहते हैं कि राम गोपाल यादव की पार्टी में फिर से वापसी हो और चुनाव तक नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाए। अखिलेश जी का कहना था कि हम उसी तरह से हैं फादर के साथ, पार्टी के साथ, तो सिर्फ हम 3 महीना के टाइम के लिए आग्रह कर रहे हैं कि हमको रहने दीजिए
3 महीना। पिता पुत्र के बीच सुलह की कोशिशों पर सबकी नजरें हैं, लेकिन सवाल वक्त का है। सारी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का अपना घर दुरुस्त नहीं हो रहा। और पूरा पेच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर फंसा है। ना तो मुलायम सिंह यादव इसे छोड़ना चाहते हैं और ना ही अखिलेश इसे चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव को देना चाहते हैं। जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। और यूपी के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब की। अब तक बीजेपी पर हमेशा चुनाव का चेहरा बताने का दबाव डालने वाली आम आदमी पार्टी भी मानो उसी राह पर चल पड़ी है। मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो लोगों से कहा कि ऐसा समझकर वोट करें जैसे केजरीवाल के लिए वोट कर रहे हों। पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। पंजाब में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद पंजाब में सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या केजरीवाल ही पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं। जब ये सीधा सवाल न्यूज नेशन ने मनीष सिसोदिया से पूछा तो उनका जवाब क्या था, ये भी सुनिए। तो मनीष जी, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे? नहीं, अभी आप मेरे से ये सब क्यों कहलवा रहे हो? अभी आप आने दीजिए, समय एमएलए तय करेंगे। मैं इसीलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी अकाली गठबंधन प्रकाश सिंह बादल के चेहरे पर चुनाव में उतर रही है, लेकिन पंजाब की सियासत में बादल और कैप्टन को शिकस्त देने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में पार्टी की दूसरी लाइन के नेता खुद को सीएम कैंडिडेट बताने से नहीं चूक रहे। भगवंत मान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो किस तरह से देखती है पार्टी ने? एक एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। सिसोदिया के बयान से दो बातें साफ होती हैं। पहली ये कि पंजाब में अगर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुन लिया तो केजरीवाल भी पंजाब के सीएम हो सकते हैं, और दूसरी ये कि पार्टी भगवंत मान जैसे चेहरे को सीएम का कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। सलील खन्ना, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। नोटबंदी के दौर में कैश क्रंच के बाद अब एक अच्छी खबर यह है कि आप मॉन्यूमेंट्स में भी कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली के सभी मॉन्यूमेंट में यह सुविधा शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत कुतुब मीनार से हो गई है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के कुतुब मीनार की। हर रोज हजारों की तादाद में पर्यटक यहाँ रुख करते हैं। दिन भर टिकट काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिसमें देसी विदेशी हर तरह के सैलानी होते हैं। इसे देखने हर साल 6 से 7 लाख टूरिस्ट आते हैं और यहाँ की सालाना कमाई लगभग 1.5 करोड़ $। है। देश के ऐसे सैकड़ों मॉन्यूमेंट से अरबों की कमाई होती है, लेकिन नोटबंदी के दौर में इस कमाई को बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा भारत सरकार ने इन धरोहरों पर कार्ड पेमेंट की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी कर ली है और शुरुआत दिल्ली के कुतुब मीनार से की गई है। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ विदेशी पर्यटकों को दी जा रही है, लेकिन बहुत जल्द सभी पर्यटकों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। पर्यटक इसका स्वागत कर रहे हैं। Yeah, I think it's very good that you can pay through debit or credit, especially as a foreigner coming in, just being able to swipe rather than having to try to get the currency and deal with all. जाहिर है इसका बेहतर असर पर्यटन पर भी पड़ेगा और लोगों को अपनी पसंदीदा जगह घूमने में आसानी होगी। तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर अब धीरे धीरे जो स्कीम है वो शुरू होगी। फिलहाल कुतुब मीनार से शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पर जो भारतीय विंडो है, जहाँ पर भारतीय सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं, वो कार्ड के थ्रू जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।